हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पीसीबी ट्यूटोरियल में। आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उन बच्चों के लिए जो बच्चे जस्ट 10th पास करके 11th में पहुंच गए हैं। और हाँ, मेरे तरफ से उन सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई जो 10th पास कर चुके हैं और 11th में आ चुके हैं। ओके, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला क्या हूँ कि देखो, जो भी बच्चे 10th से 11th में आ गए हैं तो उनको अब करना क्या है। ओके, कौन सा बुक का यूज करना है, किस तरह से पढ़ाई करना है, क्योंकि आपने सब्जेक्ट तो चूज कर लिया होगा और सब्जेक्ट चूज करने के बाद आपका सारा का सारा कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ है, बंद है, तो आप पढ़ोगे कैसे, कहाँ जाओगे। ओके, लेकिन सपना तो है, सपना तो पूरा करना है। ओके, तो बहुत सारा चीज अवेलेबल है यहाँ पे। मैं आपको एक एक चीज के बारे में पूरा विस्तार से आज बताने वाला हूँ कि आपको करना क्या है, किस तरह से करना है, कौन सा बुक आपको यूज करना है, टोटल ऑल ओवर थिंग्स आज मैं इस वीडियो में करने वाला हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और अगर आप मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो या फिर मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और उसके बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन इस तरह के वीडियो का हमेशा पहले पहुंचता रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, जैसे ही आप 11th में आते हैं तो आपके सामने 3 ऑप्शंस होते हैं। ओके, लेकिन बहुत सारे मैक्सिमम बच्चे पहले ही सोच लेते हैं कि हमको करना क्या है 11th में जाकर। ओके, लेकिन आपके पास 3 ऑप्शन है, दैट इज द कॉमर्स, साइंस एंड आर्ट्स। ओके, लेकिन आज मैं कॉमर्स और आर्ट्स के बच्चे के बारे में बात करने वाला नहीं हूँ। मैं यहाँ पर केवल और केवल बात करने वाला हूँ साइंस के बच्चे के बारे में। ओके, और साइंस में भी 2 ऑप्शन होते हैं, आई थिंक आपको पता होगा, दैट इज द मैथ एंड द मेन जो सब्जेक्ट होता है मैथ और बायोलॉजी। ओके, तो जो बच्चे बायोलॉजी लेते हैं उनके लिए अलग से ट्रीटमेंट होगा और जो बच्चे मैथ से हैं उनके लिए अलग से ट्रीटमेंट होगा। ओके, तो सबसे पहले मैं बायोलॉजी के बारे में बात करने वाला हूँ। जो बच्चे बायोलॉजी लिए हैं उनको कौन सा बुक यूज करना है, उनको किस तरह से पढ़ना है, आगे क्या सोचना है, आगे आपको कौन कौन से ऑप्शंस हैं जॉब्स के लिए, सारे के सारे चीज मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूं भरपूर तरीके से। ओके, तो जो बच्चे बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट में है, जिन बच्चे का बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट में है, अब ये जो भी बच्चे हैं जो बायोलॉजी चूज किए हैं मेन सब्जेक्ट, इनके पास ये 3 प्रकार के बच्चे होते हैं। 3 तरह से सोचकर इस बायोलॉजी को चूज करते हैं। उसको पहले ध्यान देना कि आखिर बायोलॉजी बच्चे जो चूज करते हैं वो क्यों करते हैं। सबसे पहला, जो बच्चे क्या बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं। ओके, जो बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं वो बायोलॉजी चूज कर सकते हैं या करते हैं, इनफैक्ट ऑब्वियस सी बात है करते हैं। ओके, और या फिर मेडिकल के किसी फील्ड में जाना चाहते हैं, मेडिकल के किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं तो उनके लिए बायोलॉजी मस्ट है। ओके, बायोलॉजी उनको चुनना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ओके, अब दूसरी चीज, ऐसा जरूरी नहीं है, मैं आपको एक्चुअली अगर बात करता हूँ बायोलॉजी लेने के बाद लोगों को लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, कुछ इसमें ऑप्शन ही नहीं है, कोई फील्ड ही नहीं है। तो आपको मैं बता दूं, मुझे जहां तक जानकारी है, देयर आर 34 ऐसे फील्ड हैं जिसमें आप आसानी से अपना धाक जमा सकते हो। और मेन सब्जेक्ट बायोलॉजी रख के सिर्फ डॉक्टर ही नहीं है, अगर आप डॉक्टर नहीं बन पाते तो आपके लिए लॉट ऑफ ऑप्शन प्रेजेंट हैं। इसलिए मैं आपको ये बोलूंगा कि आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप बायोलॉजी लेकर आसानी से किसी भी क्षेत्र में मेडिकल के जा सकते हैं। ये तो हुआ जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, मेडिकल के किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं। दूसरा ऑप्शन, दूसरे बच्चे उस प्रकार के होते हैं जो बायोलॉजी केवल अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चुनते हैं। यहाँ मुझे बायोलॉजी पढ़ना बहुत ही पसंद है, आगे क्या करना है उनको पता नहीं है, बस इंटरेस्ट है कि हमें बायोलॉजी ले लेना है। तो इंटरेस्ट के कारण बायोलॉजी चूज करते हैं। ओके, अब इंटरेस्ट है तो क्या होगा, इंटरेस्ट होने से नहीं होता है, आपको आपके एम, आपके फ्यूचर में क्या करना है वो सोचना पड़ता है। ओके, तो इंटरेस्ट है, अच्छी बात है कि आपको बायोलॉजी पढ़ने में इंटरेस्ट है, लेकिन आपको ये भी सोचकर चलना पड़ेगा कि इंटरेस्ट के साथ साथ मुझे भविष्य बनाने के लिए क्या करना है। ओके, एंड द तीसरा ऑप्शन, थर्ड बच्चे वो होते हैं जिनको लगता है कि बायोलॉजी आसान है, बायोलॉजी पढ़ने में उतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, वो बच्चे क्या ले लेते हैं, बायोलॉजी। जिनको लगता है कि क्या बायोलॉजी
क्या है, आसान है। तो ये भ्रम में नहीं रहे कि बायोलॉजी आसान है। मैं सबसे पहली बार बता दे रहा हूँ कि बायोलॉजी जो बच्चे लेते हैं कि लगता है उनको आसान है, ये भ्रम में बिल्कुल नहीं रहे, क्योंकि बायोलॉजी मैथ से भी हार्ड है। यहाँ पे आपको ऐसे ऐसे वर्ड सुनने को मिलेंगे ना कि आपके तुत्ते उड़ जाएंगे, होश खराब हो जाएगा। ओके, और आपको माइंड ये जो है ना, दिमाग ये स्ट्रांग करना पड़ेगा, क्योंकि आपको बहुत सारा चीज को क्या करना पड़ता है, रिमेम्बर करना पड़ता है, याद करना पड़ता है, और एट अ टाइम उसको यूज करना पड़ता है। बात समझे? तो बायोलॉजी आसान बिल्कुल नहीं है। तो जो बच्चे बायोलॉजी जिनको आसान लगता है वो भूल जाओ, जिनको इंटरेस्ट है बायोलॉजी में वो इंटरेस्ट अच्छी बात है, लेकिन आपको एम देखना होगा कि हमको करना क्या है। ओके, अब सवाल है कि जो बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं उनको क्या करना है। ओके, मैक्सिमम लोगों को पता है कि उनको क्या करना है, लेकिन ये चीज पता नहीं है कि उनको कैसे करना है। ओके, तो वो चीज के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आगे अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहली बात कि डेडिकेशन बहुत ही जरूरी है, डेडिकेशन, और कम से कम आपको पर डे 10 आवर देना पड़ेगा पढ़ने के लिए। डेडिकेशन बहुत ही जरूरी है। डॉक्टर बनना है तो मिनिमम 10 आवर्स मिनिमम है, ये मैक्सिमम 15 घंटा भी चल जाओ। बात समझे ना? तो ये बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ पे सवाल है कि आपको डॉक्टर्स बनने के लिए जो है सबसे पहले आपको एक एंट्रेंस निकालना पड़ता है, और अधिकतर लोगों को पता होगा, और नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, दैट इज द नीट। ओके, नीट है, आपको बहुत सारा क्या हो, अब एम्स भी आ गया है। ओके, तो नीट है, एम्स है, इस तरह के एग्जाम, लेकिन अब जो एम्स है ना वो नीट में ही इंक्लूड कर दिया गया है। ओके, तो आपको एम्स के लिए ज्यादा जरूरी नहीं है, आप नीट से ही सब काम आपका जो है चल जाएगा। ओके, तो नीट मतलब होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ये हर वर्ष हर साल, अभी तो कोविड-19 है, लॉकडाउन है, इसलिए इस वर्ष नहीं हो पाया है, होगा आगे, ऑब्वियसली बात है कि होगा। हर वर्ष मई मंथ में होता है, मई के फर्स्ट वीक में ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। ओके, तो अब बात करते हैं नीट का। तो नीट में आपसे 3 सब्जेक्ट पूछा जाता है, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो बायोलॉजी में जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो 19 होते हैं, 90, फिजिक्स में होता है 45 और केमिस्ट्री में होता है 45। ओके, और ये सब मिला के टोटल कितना हो जाते हैं, 180 क्वेश्चंस हो जाते हैं। ओके, अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है कि बायोलॉजी आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ता है, क्योंकि डायरेक्ट बायोलॉजी से कितने सवाल हैं, 19। और आपको ये भी पता है कि बायोलॉजी में 2 अलग अलग ब्रांच है, जैसे बॉटनी एंड द जूलॉजी। ओके, तो बॉटनी से 45 क्वेश्चंस आते हैं और जूलॉजी से ऑलमोस्ट 45। 1-2 इधर उधर हो सकता है, उसका नहीं कर सकते, लेकिन लगभग बराबर रहता है दोनों से। तो बायोलॉजी 90, फिजिक्स 45 एंड केमिस्ट्री जो है 45। 45 क्वेश्चन की टोटल मिलाकर कितना हो गया, 180। और इस एग्जाम को देने के लिए भी आपको 180 मिनट मिलते हैं, मतलब कि 3 आवर्स आपको दिए जाते हैं। 3 आवर्स में आपको 180 क्वेश्चन, मतलब 180 मिनट में 180 क्वेश्चन आपको बनाना होता है। ओके, अगर आप नीट देते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप और भी दूसरे क्षेत्र में जाना चाहते हो नीट के अलावा, तो जैसे बहुत सारे क्षेत्र हैं, आप जा सकते हो एग्रीकल्चर में, ICAR, या फिर स्टेट बोर्ड्स, अपना जो भी स्टेट में हो आप उस स्टेट का खुद का एग्जाम होता है, स्टेट बोर्ड जिसको बोलते हैं। जैसे बिहार का है तो BCEC, झारखंड का है तो JCEC, अलग अलग होता है ना। आप उसमें जा सकते हो, आप वेटनरी में जा सकते हो। ओके, आप पैरामेडिकल में जा सकते हो, आप फार्मेसी कर सकते हो, देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शन, ड्रग इंस्पेक्टर जिसको बोलते हैं उसमें बन सकते हो, है ना। तो मेडिकल क्षेत्र में बहुत सारा ऑप्शन है, बहुत ही। आप आयुर्वेदिक कर सकते हो, नेचुरोपैथी कर सकते हो, फिजियोथेरेपी कर सकते हो, बहुत सारा ऑप्शन है। फिजियोथेरेपी तो आजकल बहुत ही पीक पर चढ़ा हुआ है, एकदम बहुत ज्यादा उसका स्कोप होते जा रहा है धीरे धीरे। आने वाले समय में फिजियोथेरेपी का एक स्कोप होगा, अपना अच्छा स्कोप होगा। तो ये डॉक्टर बनने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सवाल है कि आपको कौन कौन सा बुक यूज करना है एक डॉक्टर बनने के लिए, या फिर इधर जितना भी आपको एग्जाम्स है उसको निकालने के लिए आपको जो बुक यूज करना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको आज बुक बताने वाला हूँ कि आप कौन सा बुक को यूज कर सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को बेहतर बना सकते हैं। तो मैं आज सारे के सारे इंपॉर्टेंट बुक्स का यहाँ पे नाम बता दूंगा, आप हो सके तो उस बुक को खरीद लेना अगर आपको डॉक्टर बनना है। तो सबसे पहले मैं बायोलॉजी का बात करता हूँ, बायोलॉजी का। ओके, देखो बायोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट बुक जो है, सबसे इंपॉर्टेंट
जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बुक है वो और कोई नहीं, आपका प्यारा दुलारा NCERT है। ओके, आपको NCERT बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो NCERT कौन कौन सा? 11th का एंड 12th का। ओके, 11th और 12th दोनों आपको बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। NCERT आपको पढ़ना लाइन बाय लाइन, उसका जो है ना आपके दिमाग में होना चाहिए। जब तक ये लाइन बाय लाइन दिमाग में नहीं होगा NCERT का, आप ये सोचना भी मत कि आपसे नीट निकलने वाला है। याद रखना इस बात को। ओके, बहुत ही ज्यादा जरूरी है NCERT आपके लिए, बायोलॉजी के लिए। ओके, तो ये NCERT तो हो गया। दूसरी चीज आपको और क्या चाहिए? अगर आप चाहते हो, ये तो खैर इसमें कॉम्प्रेस्ड, बहुत ही कॉम्प्रेस्ड बुक है। कहने का मतलब कि इसका एक लाइन का मतलब 20 लाइन निकलता है। ओके, हम एक और बात बताते हैं आपको कि NCERT एक तरह का मंत्र है। मंत्र समझते हो? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। और इसका अर्थ जो है वो बहुत लंबा निकलेगा, है ना। तो वही चीज है NCERT। NCERT समझ लो कि एक मंत्र है, और उसका अर्थ को समझने के लिए हम लोग पढ़ाते हैं, और बहुत ही वेल तरीका से पढ़ाते हैं, ताकि आपको NCERT का एक एक लाइन जो है वो स्ट्राइक करे दिमाग में आपका। ओके, खैर अगर आप चाहते हो कि कुछ थ्योरीज का बुक भी खरीदे, एकदम बहुत ही हाई क्वालिटी का थ्योरी, ओके, तो आपके लिए आपको एक बुक खरीदना होगा, दैट इज द एलिमेंट्री बायोलॉजी। ओके, एलिमेंट्री बायोलॉजी आपको बुक खरीद लेना है। इसका भी दो आता है, 11th और 12th का अलग अलग आता है। तो एलिमेंट्री बायोलॉजी बहुत ही अच्छा बुक है थ्योरीज के बेसिस पे। ओके, और अगर आप चाहते हो कि आपको एक साल में ही नीट निकल जाए, तो आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करना होता है। आपको जो भी प्रीवियस ईयर है उसका कम से कम 15 साल का आपको क्वेश्चन बैंक खरीदना होगा। क्वेश्चन बैंक जो है वो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन बैंक पिछले साल जो भी एग्जाम्स आए हैं, पूछे गए हैं एग्जाम्स में क्वेश्चंस, उसको अगर करते हो तो आइडिया मिलता है कि आखिर किस तरह का क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आपको यहाँ पे 3 चीज NCERT में बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पहला NCERT, ओके, दूसरा एलिमेंट्री बायोलॉजी। अगर आप चाहते हो थ्योरी आपको अच्छा से मिले, बहुत ही हाई क्वालिटी का थ्योरी मिले, तो आपको एलिमेंट्री बायोलॉजी मिल जाएगा। आपको प्रीवियस ईयर का आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन बैंक खरीदना होगा। और हाँ, आपको MCQ के लिए, जैसे ये तो खैर प्रीवियस ईयर का है ही, आपको MCQ के लिए अगर बुक खरीदना है तो आपको फिंगर टिप्स NCERT फिंगर टिप्स। ओके, NCERT फिंगर टिप्स आपको खरीदना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। NCERT फिंगर टिप्स जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये बायोलॉजी के लिए मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा चीज बता रखा है आपको। आप समझ लेना कि कौन कौन सा बुक आपको चाहिए और क्या क्या जरूरी है, कौन कौन सा कैसे पढ़ना है। ओके, मैं सारा का सारा कुछ बताते रहूंगा। जैसे मैं बायोलॉजी स्टार्ट करूंगा, अगले लेक्चर से 11th का बायोलॉजी शुरू होगा, सबसे पहला चैप्टर। ओके, उसके बाद आपको बहुत सारा चीज सीखने को मिलेगा एक करके, है ना। मैं पूरा का पूरा आपको कोशिश करूंगा कि इस तरह से पढ़ाऊं कि आपको जो है ना मजा आ जाए पढ़। तो ये तो बायोलॉजी का हो गया। अब आते हैं फिजिक्स पे। फिजिक्स में आपको कौन कौन सा बुक का जरूरत है और आपको क्या क्या पढ़ना है, उसमें कैसे पढ़ना है। देखिए, अगर मैं फिजिक्स का बात करता हूं तो सबसे पहले जो हर स्टूडेंट के मुंह पे आता है वो बुक है HC वर्मा। ओके, लेकिन अगर आप नीट के कैंडिडेट हो, आप चाहते हो नीट करना, तो सबसे पहले आपको HCV नहीं पढ़ना है, क्योंकि HCV में जो कॉन्सेप्ट है ना बहुत हाई क्वालिटी का कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी का कॉन्सेप्ट है। उसके लिए आपका थिंकिंग भी क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। तो मैं जनरली सभी बच्चे को एक चीज प्रेफर करता हूँ नीट के लिए, उसके बाद आप HCV कर सकते हो। वो बुक जो है वो है संजीव गुप्ता का फिजिक्स। ओके, संजीव गुप्ता का फिजिक्स आता है, इतना मोटा आता है थोड़ा सा, उसमें 11th 12th दोनों रहता है मिक्स। वो बुक मुझे अच्छा लगा, संजीव गुप्ता का जो लेटेस्ट एडिशन है। और NCERT बायोलॉजी का भी आपको लेटेस्ट एडिशन खरीदना है। ओके,
जो नया वाला जो एडिशन आया है ना वो खरीदना है, उसमें बहुत सारा चीज चेंज किया गया है और जो भी गलत दिया हुआ था एनसीईआरटी में उस चीज को सही किया गया है। जो भी इराटा थे, एरर जो भी था एनसीईआरटी में उसको करेक्ट कर दिया गया है। संजीव गुप्ता का फिजिक्स आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, इसमें एमसीक्यू बहुत अच्छे अच्छे दिए हुए हैं। अगर आप ये कर लेते हो उसके बाद आपको क्या करना है, एचसी भी करना है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात कि एनसीईआरटी फिजिक्स का आपको सारा का सारा क्वेश्चंस कर लेना है, क्योंकि एनसीईआरटी फिजिक्स थ्योरी जो है ना आपको समझ में नहीं आएगा। 2-4 लाइन समझ में आएगा, 5वां लाइन आपको समझ में नहीं आएगा, जहां तक मुझे लगता है। जो एवरेज जो बच्चे हैं उनको तो ऑब्वियस सी बात है कि समझ में नहीं आने वाला है एनसीईआरटी का फिजिक्स। ओके, तो मैं कोशिश करना कि एनसीईआरटी फिजिक्स का थोड़ा मोड़ा पढ़ना, अगर समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो जो भी टीचर्स जो हैं आपके जो नोट्स बताएंगे क्लासरूम में पढ़ाया जाएगा उस पर फोकस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज। ओके, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ोगे तो समझ में आएगा। ओके, एचसी भी और संजीव गुप्ता केवल और केवल क्वेश्चंस करने के लिए हैं, क्योंकि आपको खुद से थ्योरी पढ़कर कुछ नहीं कर सकते। जब तक कि आपको एक ट्यूटर नहीं मिले, अच्छा ट्यूटर फिजिक्स बताने के लिए, आप खुद से कुछ नहीं कर सकते। वो भी अच्छा ट्यूटर होना चाहिए, अच्छा टीचर होना चाहिए आपको पढ़ाने के लिए। वो भी फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट बहुत ही हार्ड सब्जेक्ट होता है और बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए ऑब्वियस सी बात है कि फिजिक्स थोड़ा सा हार्ड रहता है। ओके, तो आपको यही कोशिश करना है। एचसी भी, संजीव गुप्ता, एनसीईआरटी, ये तीनों सबसे पहले आपको संजीव गुप्ता पढ़ लेना है, साथ साथ एनसीईआरटी करना है, एंड लास्ट में क्या करना है, एचसीबी, क्योंकि हाई क्वालिटी का कॉन्सेप्ट है एचसीबी का। ओके, एचसी वर्मा का 11-12 दोनों अलग अलग आते हैं। ओके, इसका ये जो है ना एक ही में आता है 11-12 का, और इसका भी जो है वो अलग अलग आता है। ठीक है, इसका 11-12 मिला के 4 बुक आता है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ऐसा नहीं होता है। 11th में है पार्ट 1, पार्ट 2, इस तरह से आता है। ठीक है, 12th में जाओगे तो फिर से पार्ट 1, पार्ट 2। तो ये रहा फिजिक्स का। तो फिजिक्स का बुक आपको समझ में आ गया कि किस तरह से बुक आपको जो है वो खरीदना है। एमसीक्यू के लिए ये हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। अब आते हैं केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। देखो, अगर मैं बात करता हूँ केमिस्ट्री का, तो केमिस्ट्री जो है एक स्कोर को बढ़ाने वाला सब्जेक्ट होता है। ओके, उसको आगे देखो, क्योंकि बायोलॉजी वाले बच्चे के लिए जो है ना वो फिजिक्स थोड़ा सा हार्ड लगता है, लेकिन केमिस्ट्री जो है वो इजी थोड़ा सा लगता है। ओके, तो केमिस्ट्री थोड़ा सा अच्छा से आपको पढ़ना होता है। और अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री का, तो केमिस्ट्री में आपको 3 ब्रांच मिल जाएंगे केमिस्ट्री में। ओके, दैट इज द इनऑर्गेनिक। ओके, आपको मिल जाएगा ऑर्गेनिक, और तीसरा मिल जाएगा फिजिकल। ओके, ये 3 जो है वो टॉपिक्स हैं इसके केमिस्ट्री के। तो मैं आपको एक एक करके तीनों का बात बता देता हूँ। सबसे पहली बात मैं बात करता हूँ इनऑर्गेनिक का। तो इनऑर्गेनिक में आपको एनसीईआरटी के अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। सुन लो ध्यान से, एनसीईआरटी के अलावा अगर इधर उधर आपको मुंह मारना है तो गया, कंप्लीट खत्म, कहानी खत्म हो गया आपका। आपको नीट निकालने के लिए आपको एनसीईआरटी का ऑर्गेनिक 100% रट्टा मार जाना है। रट्टा समझ लो, बात समझे? एक एक लाइन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपको एनसीईआरटी का रट्टा मार जाना है। ये आपको बात ध्यान रखना है, समझ लो थोड़ा सा। आप ये मत सोचना कि सर आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं, आप दूसरा बुक क्यों नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट उठा के लाइन आपको क्वेश्चन देगा, क्या करोगे? दूसरा बुक में है ही नहीं, डायरेक्ट लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आएगा एनसीईआरटी से आपका इनऑर्गेनिक का। ओके, तो मैं बस आपको यही बोलूंगा, इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी 100% आपको पढ़ना है, एक एक लाइन भी नहीं छोड़ना एनसीईआरटी। आ जाइए ऑर्गेनिक, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक। देखो, ऑर्गेनिक ऐसा एक सब्जेक्ट है या फिर ऐसा एक टॉपिक है जिसमें आपको रिएक्शंस बहुत ज्यादा मिलते हैं। ओके, ऐसा सा रिएक्शंस मिलेंगे ना कि आपको होश खराब हो जाएगा, और उसका रिएजेंट आपको याद रखना है। सेम रिएक्शन में अगर रिएजेंट चेंज हो गया तो प्रोडक्ट भी चेंज हो जाता है। ये सब बहुत सारा चीज ध्यान रखना पड़ता है। ओके, इसके लिए आपको एनसीईआरटी का एक एक रिएक्शन कंठस्थ कर लेना है एकदम, कि किस तरह से क्या कैसे हो रहा है। सबसे पहले एनसीईआरटी, अगर आपको लगता है कि एनसीईआरटी आपके लिए सफिशिएंट नहीं है, ओके, तो एक बहुत ही अच्छा बुक है जिसका नाम है सोलोमॉन्स केमिस्ट्री। ओके, ये सोलोमॉन्स केमिस्ट्री सोलोमॉन केमिस्ट्री का ये जो बुक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा बुक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। सोलोमॉन का ऑर्गेनिक ले लो,
और उसके बाद आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी, लेकिन साथ में रखना पड़ेगा आपको। ओके, और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है एमसीक्यू। एमसीक्यू के लिए आपको कौन सा बुक लेना चाहिए, किसमें, ऑर्गेनिक में, तो वो है आपका एमएस चौहान का। एमएस चौहान का बुक बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। एमएस चौहान अच्छे राइटर हैं, अच्छा उनका बुक है एमएस चौहान का। केमिस्ट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उसे ले लीजिए। और इसका अगर बात करते हैं इनऑर्गेनिक का, तो यहाँ पे एमसीक्यू के लिए आपको एनसीईआरटी फिंगर टिप्स जो है वो लेना पड़ेगा एमसीक्यू के लिए। एमसीक्यू के लिए एनसीईआरटी फिंगर टिप्स बहुत अच्छा बुक है, एमसीक्यू के लिए आपको लेना पड़ेगा। और आ जाइए फिजिकल में, तो फिजिकल में आपको एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन कर लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे एनसीईआरटी का फिजिकल का क्वेश्चन। ओके, एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपको सारा का सारा कर लेना है, ये बात आप ध्यान रखना फिजिकल केमिस्ट्री में। ओके, और प्रीवियस ईयर तो लेना ही है आपको, ऑब्वियस सी बात है, प्रीवियस ईयर का तो लेना ही है। एनसीईआरटी करने के बाद आपको एमसीक्यू जो है ना, बस एनसीईआरटी फिंगर टिप्स आपको एमसीक्यू के लिए कर लेना है। ओके, और जहां भी आप पढ़ोगे वहां टीचर्स तो आपको बहुत सारा क्वेश्चंस कराएंगे ही। अगर आप इसको डेडिकेशन से 100% डेडिकेशन से कर लेते हो, बहुत ज्यादा नहीं है, समझ गए ना, बहुत ज्यादा नहीं, जब पढ़ोगे तो बहुत कम लगेगा आपको। बस यही है कि आपको कंटिन्यू पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़ो और 4 दिन सो जाओ, तब गड़बड़ हो जाएगी। ओके, तो ये सारे के सारे बुक्स, सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, अच्छा से चीजों को समझना है। जो बच्चे बायोलॉजी लेकर पढ़ते हैं 11th में, उनके लिए। ओके, और बात करते हैं मैथ के लिए, तो मैथ के लिए क्या है, सबसे पहले इंजीनियरिंग करना होगा आपको अगर चाहते हो तो। आईआईटी अगर निकलता है तो ठीक है, क्योंकि इतना आसान तो है नहीं आईआईटी। ओके, और दूसरी बात है कि आप आईआईटी या फिर एनआईटी नहीं करते हो तो आप क्या जा सकते हो, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में जा सकते हो, जो कि बहुत ही हालत खराब है आजकल। ओके, और दूसरा चीज है आप जनरल कंपटीशन में जा सकते हो। ओके, तो आज का लेक्चर में मैं सिर्फ बायोलॉजी के बारे में डिटेल्स बता रहा था, क्योंकि आई एम अ बायोलॉजी टीचर। ओके, तो बायोलॉजी मुझे आता है, कुछ फिजिक्स मुझे भी आता है ना, फिजिक्स मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना। ओके, और बायोलॉजी तो खैर मेरा फेवरेट है। तो ये सब पूरा बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री का हो गया। अगर आपको और भी क्यूरी, अगर आपको किसी चीज का जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। अगर आपका इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो, कुछ भी आपको अच्छा लगा हो, तो कमेंट करके जरूर बताइए। ओके, और मेरे से जितना बनेगा मैं आपके लिए करूंगा। कल से, मतलब कि अगले क्लास से, अगले लेक्चर से आपका बायोलॉजी का फर्स्ट लेक्चर शुरू हो जाएगा। ओके, बायोलॉजी आप आसानी से यहाँ पे पढ़ सकते हो, बहुत ही इजी वे में मैं आपको बायोलॉजी का एक एक चीज, एक एक पॉइंट आपको बताने वाला हूँ, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन नीट लेवल तक नहीं छूटेगा। ओके, तो चलिए आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। पढ़ते रहिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे इस लेक्चर को। ओके, धन्यवाद।